नमस्कार, मुद्दा भारत का में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र सरकार यानी शिंदे सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट क्लस्टर विकास योजना के बारे में। क्लस्टर विकास योजना आखिर है क्या, इससे किन लोगों को फायदा होगा। दरअसल क्लस्टर योजना वह योजना है जो धोखादायक और अवैध इमारतों में अपनी जान जोखिम में डालकर रहते हैं। हर साल मुंबई जैसे शहरों में कई इमारत बरसात के दिनों में गिर जाती हैं और उसमें रहने वाले लोग हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ये सभी धोखादायक इमारत अवैध रूप से बने होने के नाते इनका कोई माई बाप नहीं होता है। राज्य सरकार इन लोगों के लिए यह योजना लाई है जो ऐसे जर्जर घरों में रहने को मजबूर है। क्लस्टर विकास योजना ठाणे में 10,000 नई इमारतों के लिए उपयोगी बनेगी। ठाणे नगर निगम द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि ठाणे में 3,693 खतरनाक इमारतें हैं, जिनमें 3.5 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ठाणे शहर में क्लस्टर योजना से शिवाई नगर, लोकमान्य नगर, वागले स्टेट, कोपरी, उतलसर, राबोड़ी, कलवा और खारेगांव जैसे रुके हुए पुनर्विकास को योजना का लाभ मिलेगा। क्लस्टर की योजना में हर क्लस्टर के लिए खुली जगह, सड़क, वेंटिलेशन, पार्किंग और सीवरेज उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल होगा। टीएमसी के सर्वेक्षण के अनुसार 14 लाख वर्ग मीटर से अधिक अवैध निर्माणों पर कब्जा कर लिया गया है। इसमें से अधिकांश क्षेत्र में सरकारी भूमि शामिल है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के लिए भी पुनर्विकास नीति अभी भी स्पष्ट नहीं है। बहुप्रतीक्षित क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ 5 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुआ। एमसीएचआई के महाराष्ट्र चैम्बर हाउसिंग इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जितेंद्र मेहता ने कहा कि यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है और सीएम एकनाथ शिंदे हैं, इसलिए यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि क्लस्टर योजना राबड़े मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे तो थाना में जो इलीगल बिल्डिंग का मसला है या बाजू बाजू में बहुत सारे बिल्डिंग बन गई है वो सुलझ जाए। उन्होंने 25 साल की अथक मेहनत के बाद आज ये सपना को साकार होते हुए देखा है। अभी इतनी बड़ी योजना एशिया की द बिगेस्ट क्लस्टर योजना है, एशिया की बिगेस्ट है, नॉट इंडिया की, एशिया की बिगेस्ट। तो उसके लिए जो फंडिंग चाहिए था उन्होंने सिडको के मार्फत ऑर्गेनाइज किया है। तो जहाँ तक ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है तो फंडिंग का इश्यू नहीं आएगा और गवर्नमेंट ही उसको कर रही है तो अप्रूवल वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बनने वाले इमारत में रहने वालों को 323 वर्ग फुट का घर मिलेगा। 1500 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल के साथ कुल 45 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। पुनर्विकास टाउनशिप योजना में स्वास्थ्य, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, पार्किंग, मंडी और नागरिक सुविधाएं शामिल है। आइए इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए चर्चा करते हैं नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा से और जानते हैं कि इस योजना के कितने फायदे हैं और कितनी दिक्कतें भी हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मुंबई और ठाणे के रीजन में बनने जा रहे क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री के हाथों क्लस्टर डेवलपमेंट का उद्घाटन हुआ। हालांकि इसका उद्घाटन पहले भी हो चुका था उद्धव ठाकरे के हाथों से, लेकिन अब जो है इसका नए रूप में उद्घाटन हुआ है और तेजी से काम होने वाला है और उन लोगों को फायदा होगा जो धोखाधड़ी इमारत में रहते हैं। तो किस तरह का इसका प्लान है, किस तरह का इसका डेवलपमेंट है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। इनसे हम जानेंगे कि क्लस्टर डेवलपमेंट आखिर पूरा है क्या चीज। सर, सबसे पहले बताइए कि तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि क्लस्टर डेवलपमेंट किस तरह का ये योजना है, इसके बारे में बताइए। देखिए, क्लस्टर डेवलपमेंट जैसा कि नाम से परिचित होंगे आप कि समूह विकास योजना, मतलब ये क्लस्टर डेवलपमेंट की आपको मैं इसके इतिहास में ले जाना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा कब शुरू हुई इस तरह के विकास की। देखिए, ठाणे या आसपास का जो इलाका है इसके मुंबई से सटा हुआ ये एमएमआर रीजन बोल सकते हैं, उसमें ठाणे महत्वपूर्ण है। ठाणे बगल में कल्याण, भिवंडी, ये मीरा भाईंदर, नई मुंबई तो सुनियोजित शहर माना जाता है। ये अनियोजित शहर रहे, ये एकदम मुहाने पे मुंबई के रहे। यहाँ मतलब एक तरह से ज्यादा करके अवैध इमारत, हाँ, अवैध निर्माण। यहाँ के लोग काम करने जाए, मिलें थी, आते थे,
अनियंत्रित विकास हुआ, इमारतें बनी जैसे जैसे आवश्यकता हुई। 1998 में 98-99 में किशन नगर में एक साईं राज इमारत करके नाले के किनारे अवैध इमारत बनाई गई थी, 5-6 माले की थी। उस समय अचानक वो भरभरा के नीचे गिर गई और उसमें करीब 20 से 22 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी उस समय वो उस क्षेत्र के नगर सेवक थे, बगल के वार्ड से। महापालिका में जिस तरह से शिवसेना की सत्ता रही है, सक्रिय रही है शिवसेना इन इलाकों में, तो वो उस समय ही इन्होंने आवाज उठाई कि जो किशन नगर इलाके हैं यहाँ बहुत तेजी से उस समय अवैध निर्माण हुए और साधन भी नहीं था उस तरीके से। जैसी जमीनें मिली लोग एक दूसरे के ऊपर मतलब बिल्डिंगें खड़ी करते गए, लोग रहते गए, आसानी से मध्यम निम्न वर्गीय व्यक्ति उसमें आके अपना आशियाना खोजता और उसमें रहने, लेकिन व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ती गई और वो इमारतें ऐसी कमजोर इमारतें बनी जी। आप जान ही रहे हैं कि स्थानीय बिल्डर या कहें उसमें नीति भी और पदाधिकारी भी, उसमें अधिकारियों का जो भ्रष्ट एक गठबंधन था उसके मार्फत ये इमारतें बनी और वो इमारतें 4-6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में जर्जर होने वाली हैं, ये तो सभी को पता है। तो ऐसी इमारतें जो हैं किशन नगर, वागले स्टेट का जो इलाका कहा जाता है, किशन नगर हुआ, ये करवालो नगर हुआ, शांति नगर हुआ, लोकमान्य नगर, मुख्यमंत्री का जो चुनाव, हाँ, या तो ना मुख्यमंत्री का भी है, बाकी प्रताप सरनाईक जी का भी जो ओला माझीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो, हाँ, हालांकि किशन नगर और वो जो चाहे कोपरी 5 पखाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादातर अवैध इमारतें हैं और बड़ी संख्या में खतरनाक इमारतें भी हैं वो इलाके में। तो एक समय के अनुसार वो बढ़ती गई, तो उसमें एक ये मुख्यमंत्री जी के ही दिमाग की ये उपज थी कि इनका क्लस्टर डेवलपमेंट किया जाए, मतलब समूह विकास, मतलब सब मिला के इन इमारतों को, ताकि वो उसको नियम में बैठाकर चार इमारतों को गिरा के एक इमारतें भी मान जाए, उसकी FSI भी, ताकि, लेकिन उसमें समस्या ये है, सबसे बड़ी चीज कानूनी समस्या भी बीच बीच में आती रहे कि भाई इतनी FSI तो ऑलरेडी एक FSI की है, 1.5 FSI 2 FSI के बदले में 4-4, 5-5 FSI तो ऑलरेडी यूज करके वो इमारतें बनाई गई, मतलब FSI कहाँ से लाएं? तो उसमें यह हुआ कि क्लस्टर से कुछ निकल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों में काफी परिवर्तन करना पड़ा होगा। सीएम साहब ने काफी इसमें संघर्ष झेला है विधानसभा में, जब वो विपक्ष से नेता से लेकर विधायक से लेकर उन्होंने काफी आवाज भी उठाई, लेकिन नहीं। हाँ, ये है कि जब वो मुख्यमंत्री बने, इसके पहले भी वो नगर विकास मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया इसको लेकर। तो उनका एक सपना था, एक तरह कहा जाए, उन्होंने, वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, तो वो उन्होंने उसके अनुसार उन्होंने उस चीज का पालन किया और उन्होंने एक शुरुआत तो कर दी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें कड़ी मेहनत लगी है। अधिकारियों को भी निर्देश दिया, ठाणे महापालिका के अधिकारियों ने करीब 48 हेक्टेयर भूमि का एक क्लस्टर का एक प्लान बनाया जगह जगह, उसमें किशन नगर भी है, कलवा भी है, थाने शहर भी है, कोपरी भी है, कुछ घोड़बंद, इस तरह के कुछ अलग अलग इलाकों में 48 से 50 हेक्टेयर जो है भूमि का उन्होंने चयन किया, इमारतों का चयन किया और उसके अनुसार उनका प्लान चल रहा है। अभी आपने देखा कि 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन स्वयं किया। मैं कहता हूं बहुत अच्छी योजना है, जो खतरनाक इमारतों में रह रहे हैं उन्हें मुफ्त में घर मिलने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि ठाणे में आज भी 60% लोग झोपड़पट्टी में निवास करते हैं, झोपड़ों में निवास। तो इसके पहले जो ये सारी योजनाएं थी गिरी साहब, उसमें लोग बढ़ी नहीं आगे, जबकि वो आसानी से बढ़ सकती थी, उसमें नियमों का जो है संतुलन बन सकता था। सरकार ने ये सारे लाई, एक महीने सारे का कार्यालय भी खुला मुंबई में, जिस गति से मुंबई में थोड़ी बहुत ये सारे की परियोजनाएं थोड़ी गति पकड़ी, लेकिन वो गति थाने में नहीं पकड़ पाई। और जब थाने में नहीं पकड़ पाई तो कल्याण, मुंब्रा या स्वाभाविक है भिमंडी, मीरा रोड, यहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो थाने में सारे के कुछ गिनती के प्रोजेक्ट जो हैं आप देख रहे होंगे कि सफल हुए, नहीं तो बाकी अभी भी 80% सारे की परियोजनाएं वैसे लटकी पड़ी हुई है। बहुत से लोग घर खाली कर दिए, बहुत जगहों पे तो घर खाली कर दिए, बिल्डर उठ खड़े। और सबसे बड़ी बात ये, आपने क्लस्टर की बात की, क्लस्टर में
यही सब सारी चीजों को देखकर जो निजी विकासक जो है, उन्होंने हालांकि अपील भी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि इसमें निजी विकासक आए, लेकिन आपने देखा होगा निजी विकासक तैयार नहीं हुए। निजी विकासक अब ये सिडको बनाने, हाँ, अब निजी विकासक मतलब निजी बिल्डर क्यों नहीं तैयार हुआ? वो तो लाभ देखता है, वो आएगा तो लाभ देखेगा, उसका लाभ क्या है? ये सारे में उसको लाभ मिलता है क्योंकि उसको 3 FSI 4 FSI मिल रही है और उसमें आसानी से सेलेबल बढ़ता है, वो SRA की बिल्डिंग अलग बनाता है। और यहाँ जो ऐसी है कि बना के एक दूसरे की खिड़की से कूद कर उसमें चले जाए, 6-6, 7-7 मंजिले की ये जो इमारतें हैं वागले स्टेट में, कहां से ये FSI कंज्यूम करेंगे, कहां से लाएंगे? ये बहुत बड़ा समझ लीजिए ये अच्छा प्रश्न है ये। और इस पर सरकार निसंदेह मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है और अच्छा है कि इनके मार्गदर्शन में या इनके नेतृत्व में कुछ लोगों को घर मिले। ऐसी हम आशा कर सकते हैं, चूंकि सिडको आए, माडा आए, कुछ सरकारी जो कंपनियां सरकारी योजना जो बनाने वाली हैं, सिडको, माडा जैसी जो संस्थान है, वे अपने पैसे डालेंगे। लेकिन जब तक इसमें निजी विकासक नहीं लगेंगे, निजी बिल्डर का योगदान नहीं होगा, उसका सहयोग नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि यह योजना जो है क्लस्टर डेवलपमेंट ये सफल हो पाएगी। सफलता की बात कहें तो देखा जाए तो महानगर पालिका ने इसके पहले BSUP की योजना लाई थी। जी। आपने देखा BSUP के कितने इमारतें बने हुए हैं। आप जाके उसका क्वालिटी खाई चेक कर लीजिए। जी। तो धोखादायक इमारत से वो कम नहीं है, मतलब कुछ ही दिन में वो मतलब रहने लायक नहीं है, चाल टाइप का फ्लैट बना के दिए। जी बिल्कुल। 325 एरिया वो है और 325 एरिया अभी भी देने वाले हैं। कहीं ऐसा तो उसी कॉपी तो नहीं कर रहे हैं कॉपी BSUP का दूसरा पार्ट क्लस्टर ना हो जाए। वो बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पीपल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, 50% पैसे उसमें गवर्नमेंट का पैसा था, 25% स्टेट गवर्नमेंट था, 25% जो है महानगर पालिका। तो बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पीपल मतलब फंड आते हैं, फंड लगते हैं, लेकिन उसमें इतने झोल होते हैं कि उसका क्वालिटी आप देखेंगे तो कॉमन मैन जो है, गरीबों के लिए योजना देखिए, गरीबों की योजना थी नहीं। आजकल जैसे SRA की जो योजनाएं आजकल बन रही हैं, आजकल माडा की इमारतें जो बन रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी क्वालिटी में सुधार हुआ है। क्वालिटी में सुधार होना चाहिए। सिडको की आपने देखी होंगी, सिडको ने जो इमारतें बनाई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो इमारतें बनी है ना, उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है। SRA के तहत भी जो बिल्डर बना रहा है उसको शर्तें दी जाती हैं कि भाई इस शर्त के अनुसार आपको बनाना है। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत गड़बड़ियां उसमें होती हैं, क्वालिटी में तो समझौता करना पड़ता है, करते भी हैं। तो वो अपना निजी बिल्डर जो है बेचने के लिए वो अलग इमारतें बनाता है, अलग क्वालिटी देता है। आम आदमियों के लिए जो बनाई जाती हैं उनको चूंकि फ्री। हाँ, आपकी एक बात जानकारी और दे दें आपको कि हालांकि सबको होगा कि अभी पिछले हफ्ते ही माननीय उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं देवेंद्र फडणवीस जी ने, उन्होंने एक रास्ता और साफ कर दिया कि 2014 तक की जो झोपड़ी हैं उनको एक तरह से उन झोपड़ों में रहने वाले लोगों को जो SRA में नहीं, जैसे SRA में जाएंगे तो उनको 2.5 लाख रुपया भर के वो उनको घर मिल सकेगा। वो और बड़ा एक निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है कि 2014 तक के जो झोपड़े हैं एक तरह से वो वैध ही हो गए, मतलब उनको 2.5 लाख रुपया भर के और 2000 तक के लोगों को मुफ्त में मकान मिलेंगे, 325 फुट का जो है। तो सरकारें कर रही हैं, लेकिन जैसे क्लस्टर की बात की आपने, क्लस्टर की शुरुआत तो हुई है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन जो है ना, इसका किस तरह से होता है, आगे इसका क्या भविष्य होगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, मुख्यमंत्री जी जब तक हैं तब तक मुख्यमंत्री जी इसको लेकर पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने किया भी है, इसकी शुरुआत की है, तो उसको कुछ लोगों को जरूर मिले ऐसी हम आशा भी करते हैं और मिलेगा भी सिडको अपना निधि खर्च। लेकिन इसमें जब तक, मेरा वही कहना है, जब तक नियमों के दायरे में इसको बिठा के बाकायदे और निजी बिल्डर या निजी जो विकासक है वो नहीं आता सामने, तब तक ये योजना सफल होनी मुश्किल है। जी देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक मतभेद भी हुए इसको लेके, क्लस्टर को लेके। बिल्कुल राबड़ी जैसे इलाके में मर्डर भी हुए मंत्री का एक नेता। हाँ, नहीं, कई जगहों पे उन्होंने कहा है वैध इमारतें भी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, खतरनाक इमारतें हो चुकी हैं, उनको भी क्लस्टर में, ये सब आपसी सर्वे में आपसी झगड़े न हो जाए, इसको भी लेकर काफी क्लस्टर में डालने की उन्होंने की है। लेकिन वो सही इमारतों, तो इमारतें जब कह रहे हैं ना, आपको कहा मैंने कि जब झोपड़ियों का जहाँ जगह उपलब्ध है, उसकी जगह उपलब्ध हो सकती है, उसके लिए FSI उपलब्ध हो सकती है, जब वो नहीं पूरा हो पा रहा है तो ये 6-6, 7-7 महल की जो मंजिलों की इमारतें हैं या क्लस्टर है कहां से। और इसके अलावा आप
उसको समय आसपास में जगह भी नहीं है, आसपास में जगह नहीं, और आप उनको निकालेंगे, तोड़ेंगे, तो उनको उनके लिए भी एक संक्रमण शिविर चाहिए या बनाइए, उनकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, जो उसमें रहने वाले हैं, जिस ट्रांजिट कैंप होता है सर, तो उसको उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये 4, 6, 10 इमारतों का मामला नहीं है, सैकड़ों इमारतें हैं ऐसे। अगर 4, 6, 10, 20, 50 उद्घाटन के तुरंत बाद जितेंद्र रावत ने आरोप लगाया कि सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए योजना लाई गई, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए भ्रष्टाचार के लिए योजना, देखिए योजना का जो हेतु है ना, हेतु बिल्कुल, क्योंकि वो हाउसिंग मिनिस्टर रह चुके हैं, वो हाउसिंग मिनिस्टर हैं, उनको पता है। लेकिन आप सोचिए, जब वो होगा ही नहीं तो भ्रष्टाचार क्या होगा? मेरा अपना मानना है, जब उस तरीके से नहीं होगा। इसमें तो सीएम ने बहुत बड़ा प्रयास किया है कि भाई कुछ लोगों को मिले जो एकदम से, हम तो कह रहे हैं जो अति खतरनाक इमारतें हैं, वो पहले बनाइए, उसको पहले बनाया जाए, उसका क्लस्टर। हम महापालिका ने कहीं कहीं सुविधा देखकर, मैं तो देख रहा हूं, जैसे आपने राबोड़ी की बात की, तो उन्होंने लेआउट तो बना दिया 48 हेक्टेयर 50 हेक्टेयर का, लेकिन कहीं कहीं ऐसे जगह जगह लेआउट बनाए हैं ताकि ये हो जाए, मतलब उसको शुरुआत अच्छी हो जाए, उसका उद्देश्य अच्छा है। उसमें बाद में क्या गड़बड़ियां आएंगी, क्या होगा, क्या समस्या आएगी, वो बात की बात है, लेकिन उसका मेरा मानना है कि उद्देश्य अच्छा है। लोगों को, अति खतरनाक इमारतों में रहने वाले लोगों को अगर घर मिलते हैं, पक्का घर मिलता है, अच्छे फ्लैट मिलते हैं उनको, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन वहीं उसको लेकर जो नियोजन होना चाहिए, जो निजी भागीदारी होनी चाहिए, जो सरकार का ध्यान होना चाहिए, वो प्रशासन का ध्यान, मतलब प्रशासन का जिस तरह ध्यान हो, उसको नियमों में किस तरह से बैठाया जाना चाहिए, वो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आज सीएम साहब ने उसको अपने स्तर पर, उन्होंने उसको एक तरह से चालना बोलते हैं ना, एक तरफ से उसको विस्तार दिया है, लेकिन ये आगे कहां तक चलेगा, इसमें संदेह नजर आता है। भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है। आपका कहना मतलब कि इसका भविष्य कुछ, मतलब संदेह नजर आता है, इसलिए कि इतनी सारी समस्याएं हैं उसमें आगे चलकर, नियमों की भी समस्याएं हैं। देखिए 6-6, 7-7 FSI ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है, तो निजी विकासक क्यों आएगा उसमें? 8 FSI उसको कैसे दे पाओगे आप? जब निजी विकासक अपने फायदे के लिए आएगा, या तो उसमें गवर्नमेंट ही पैसा डाले, गवर्नमेंट की संस्थाएं पैसा डालेंगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट डाले, स्टेट गवर्नमेंट डाले, और उसको फिर तोड़ के बनाए, तो उसको वक्त भी लगेगा। ये ऐसे चलने वाली परियोजना नहीं है कि 1.5 साल 2 साल 4 साल में पूरी हो जाए, इसको अगर लंबे चलना पड़ेगा। और ये चीजें कल्याण में भी अगर लागू करें, भिमंडी में लागू करें, और बहुत सारे इलाके हैं, तो उसमें समय लगने वाला, समय भी लगेगा, पैसा भी, समय भी लगेगा, और प्लस पैसा भी लगेगा। उसको नियमों के दायरे में बिठाना पड़ेगा आपको। तो वो नियम क्या है, एक बार नियम जो बनता है तो हर जगह वो उस पर लागू होता है। सरकार की जो नीतियां बनती हैं, तो उन नीतियों में के अंतर्गत अगर वो बैठेगा और वो होगा, तो बहुत सफल योजना हो सकती है। नहीं तो इसलिए कहा जा रहा है ना कि जैसे ये अपना ये सारे जो है, ये इतनी अच्छी योजना ये फेल होती नजर आ रही है। इसमें भी कम भ्रष्टाचार नहीं है, इसमें भी बहुत समस्या। इसके अलावा सरकार को एक और कदम उठाना पड़ेगा कि जो क्लस्टर तो ठीक है, जो ये तो अवैध निर्माणों का क्लस्टर बनता है, तो आगे जो अवैध निर्माण ना हो, उसके ऊपर सरकार को बड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि इलीगल बना दो, बाद में कल क्लस्टर चला जाएगा और इलीगल हो जाएगा। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। आज उस दिन कल परसों ही सीएम साहब ने खुद कहा कि दीवा में क्लस्टर की जरूरत है। दीवा है, कलवा है, पूरा इलीगल बना, आज भी इलीगल है, आज भी निर्माण हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ऐसे निर्माण हो रहे हैं। तो कैसे आप उनको पता है आज नहीं कल क्लस्टर में जाएगा, तो और करो। लेकिन क्लस्टर आसान नहीं है ना सर, क्लस्टर आसान नहीं है। क्लस्टर में जाएगा 20 साल बाद, 15 साल, 10 साल बाद जाएगा, लेकिन आसान नहीं, उसको रोकना जरूरी है। क्लस्टर आप क्यों कर रहे हैं? आम आदमी को बचाने के लिए क्लस्टर कर रहे हैं। क्लस्टर कोई बहुत हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधा, क्लस्टर मजबूरी है जी। क्लस्टर मजबूरी है कि आम आदमी जो खतरनाक इमारतों में रह रहा है, उसको एक सुरक्षित घर मिल जाए। वो क्लस्टर का उद्देश्य होना चाहिए। क्लस्टर का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि भाई हम आज अवैध निर्माण खड़ी कर लेते हैं, कल क्लस्टर में नहीं जा, नियमों में वो नहीं बैठेगा। वो तो मजबूरी का काम है। वो एक तरह से नियमों में उसको बिठाकर, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ही बस का था कि उन्होंने इस क्लस्टर योजना को मूर्त रूप दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, मूर्त रूप दिया है। ये क्लस्टर योजना मतलब नियमों के दायरे में अगर देखा जाए, मैंने कई बिल्डरों से बात की, जो निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनसे भी हमने जानना चाहा, तो बोले कि ये सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे जी का निर्णय है और वो ही कर सकते हैं। वो इतना आसान नहीं है। वो
वो ठीक है, वो हो जाएगा क्योंकि उन्होंने सारे लोगों को बिठाया है, इकट्ठा किया है, मेहनत की है, लेकिन ये दूरगामी नहीं चल पाएगा, ये दूसरे के बस की बात नहीं है और शहरों में ये सफल भी नहीं होगा। जब ये सारे नहीं सफल हो पा रहा है, ये सारे को सफल करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें भी एक्स्ट्रा निकालिए आप, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें उनको उसमें दीजिए, बिल्कुल ये ऐसे कुछ करने पड़ेंगे उसमें कि क्लस्टर से ही नहीं होगा, जब सारी योजनाएं एक साथ बनेंगी तब समस्या का हल होगा। ये सारे भी इसके साथ माडा की भी, सिडको के भी, प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारी योजनाएं साथ में आना, सब साथ में आएंगी तो इसका निदान होगा। धन्यवाद सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। तो ये थे नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। इनसे हम चर्चा कर रहे थे कि जो महाराष्ट्र सरकार की जो योजना है क्लस्टर योजना, इससे किस तरह के लोगों को फायदा मिलेगा, किस तरह से अवैध घरों में या ये खतरनाक घरों में जो रहने के लिए मजबूर है उनको किस तरह फायदा होगा, और ये योजना का लाभ किन किन लोगों को मिल सकेगा। तो मुंबई में रहना मतलब मुंबई में एक घर होना एक बहुत बड़ा सपना होता है। ज्यादा करके लोग स्लम में या ये अवैध निर्माण में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत यही होती है कि जब घर जो खतरनाक हो जाती है तो फिर उसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल जो सरकार की जो योजना है क्लस्टर योजना से जो है लोगों को फायदा मिले, और हम भी यही चाहेंगे कि जो बेघर होने जा रहे लोगों को जो है घर मिले, यही हमारा मकसद था। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद।